एक समय की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में एक साधारण जीवन जीते थे। लोग उनकी बुद्धिमानी और हास्यप्रद स्वभाव के कारण उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनका घर गांव के किनारे पर था, जहां अक्सर यात्री अपने घोड़ों को आराम देने के लिए रुकते थे। एक दिन एक धनी व्यापारी अपने शानदार काले घोड़े के साथ गांव आया। घोड़ा इतना सुंदर था कि गांव के लोग उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। उसकी चमकदार काली त्वचा, लंबे पैर और तेज चाल उसे अन्य घोड़ों से अलग बनाते थे। व्यापारी ने घोड़े को एक खूबसूरत सोने की जीन और रेशम की लगाम पहनाई थी। मुल्ला नसीरुद्दीन भी वहां खड़े थे। उन्होंने घोड़े को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, क्या यह घोड़ा उड़ सकता है? व्यापारी हंस पड़ा। मुल्ला, यह घोड़ा तो नहीं उड़ सकता, लेकिन यह इतना तेज है कि लगता है जैसे यह हवा को चीरता हुआ चलता है। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, अगर यह उड़ नहीं सकता तो इतना खास क्यों है? गांव वालों ने सोचा कि मुल्ला मजाक कर रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। व्यापारी ने सोचा कि मुल्ला इस शानदार घोड़े की कीमत नहीं समझते। उसने कहा, मुल्ला, तुम तो बुद्धिमान हो, क्यों न तुम इसे खरीद लो। सिर्फ 100 सोने के सिक्के में यह घोड़ा तुम्हारा हो सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक चांदी का सिक्का बाहर निकाला। मेरे पास तो सिर्फ एक चांदी का सिक्का है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। व्यापारी हंसा और बोला, एक चांदी के सिक्के में? यह घोड़ा तुम्हारे लिए सपना ही रहेगा। मुल्ला ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि मुल्ला के पास हर समस्या का हल होता है। अगले दिन मुल्ला गांव के बाजार में गए और वहां उन्होंने एक बूढ़े किसान को देखा, जिसके पास एक दुबला-पतला घोड़ा था। घोड़ा दिखने में कमजोर और थका हुआ था। मुल्ला ने उस घोड़े को मात्र 5 चांदी के सिक्कों में खरीद लिया। गांव वाले हैरान थे। मुल्ला, यह घोड़ा तो ढंग से चल भी नहीं सकता, इसका क्या करोगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, सब्र करो, यह घोड़ा मुझे अमीर बनाएगा। मुल्ला ने घोड़े को अपने घर के पास बांध दिया और हर दिन उसे अच्छे चारे और पानी से खिलाने लगे। उन्होंने धीरे धीरे उसे चलने और दौड़ने की प्रैक्टिस करवाई। घोड़ा कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। कुछ महीनों बाद वही घोड़ा इतना फुर्तीला और तेज हो गया कि गांव वाले उसे पहचान नहीं सके। कुछ समय बाद वही व्यापारी गांव लौटा। वह अपने घोड़े पर सवार था और गर्व से इधर-उधर देख रहा था। मुल्ला ने उसे अपने घोड़े का परिचय दिया। यह घोड़ा कैसा है, व्यापारी साहब? मुल्ला ने पूछा। व्यापारी ने घोड़े को ध्यान से देखा। वह अब एक शानदार जानवर बन चुका था। व्यापारी ने सोचा कि मुल्ला ने यह घोड़ा कहीं और से खरीदा होगा। यह तो अद्भुत है, व्यापारी ने कहा। इसे मुझे बेच दो। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह तुम्हारे घोड़े से बेहतर है। मैं इसे सस्ते में नहीं बेचूंगा। इसकी कीमत 200 सोने के सिक्के हैं। व्यापारी को लगा कि यह सौदा फायदेमंद है। उसने तुरंत सौदा कर लिया। व्यापारी खुश था कि उसने एक अद्भुत घोड़ा खरीदा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि मुल्ला ने उसी कमजोर घोड़े को मेहनत और देखभाल से इतना शानदार बना दिया था। गांव वालों ने इस घटना से सीखा कि असली मूल्य किसी की क्षमता को समझने और उसे निखारने में है। मुल्ला ने अपने बुद्धिमानी से न केवल पैसे कमाए, बल्कि लोगों को एक महत्वपूर्ण सबक भी दिया। घोड़ा अब व्यापारी के पास था, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी गांव वालों के बीच हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने दिखाया कि सच्चा ज्ञान बाहरी चमकदमक में नहीं, बल्कि अंदरूनी समझ और धैर्य में है।
इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर चीज की काबिलियत को सही अवसर और मेहनत के जरिए निखारा जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की बुद्धिमत्ता और हास्य हमेशा प्रेरणा देती है। कहानी 2। किसी गांव के छोर पर मुल्ला नसीरुद्दीन का छोटा सा घर था। घर के आंगन में उनका गधा, जिसे वे प्यार से अकलक कहते थे, हमेशा बंधा रहता था। अकलक सिर्फ नाम का गधा था, वह नसीरुद्दीन के लिए एक दोस्त और साथी की तरह था। मुल्ला उसे बहुत प्यार करते थे और लोग कहते थे कि मुल्ला उससे बातें करते थे जैसे वह इंसान हो। एक दिन मुल्ला अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। रास्ते में गांव का सरपंच उन्हें मिला। सरपंच ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, ये गधा तुम्हारी जिंदगी में क्या कर लेता है? इसे बेच क्यों नहीं देते? तुम्हें अच्छे पैसे मिल सकते हैं। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, सरपंच साहब, यह गधा अक्ल का खजाना है। इसे बेचने से मुझे सिर्फ पैसे मिलेंगे, लेकिन अक्ल खो जाएगी। सरपंच को लगा मुल्ला मजाक कर रहे हैं और वह हंसते हुए चला गया। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और पानी की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अक्ल को देखा और बोले, अक्ल, अब तुम्हें अपनी अक्लमंदी दिखानी होगी। मुल्ला ने अपने गधे की पीठ पर पानी के बर्तन बांधे और गांव के सबसे गहरे कुएं तक चले गए। लोगों को समझ नहीं आया कि वह क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने अक्ल की मदद से पूरे गांव के लिए पानी भरकर लाना शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों ने देखा कि मुल्ला का गधा बिना रुके काम करता है। गांव वालों ने मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम्हारे गधे में तो बड़ी ताकत है, इसे हमें कुछ दिन के लिए दे दो। मुल्ला ने शर्त रखी, गधा तुम्हारा हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को इसके काम के बदले एक सिक्का देना होगा। गांव वाले मान गए। कुछ हफ्तों में मुल्ला नसीरुद्दीन अमीर हो गए। उनका गधा पूरे गांव के लिए सबसे जरूरी चीज बन गया। लेकिन गधे को इतना काम करते देख मुल्ला को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, अक्ल का मूल्य तो समझा दिया, पर इसे आराम कब मिलेगा? एक दिन गधा थककर रुक गया। उसने एक भी कदम बढ़ाने से मना कर दिया। गांव वालों ने कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो अब काम नहीं कर रहा। क्या यह अब किसी काम का नहीं? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह अक्लमंद है। जब तक इसे आराम नहीं मिलेगा, यह किसी के लिए काम नहीं करेगा। अक्ल को जितना दबाओगे, उतना ही वह जवाब देगी। गांव वाले यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। उन्होंने गधे को आराम दिया, उसे खिलाया पिलाया और उसके काम की तारीफ की। धीरे धीरे गधे के प्रति उनका नजरिया बदल गया। देखो, यह गधा केवल काम करने के लिए नहीं है। यह हमें सिखाता है कि मेहनत और बुद्धिमानी के साथ आत्मसम्मान और आराम भी जरूरी हैं। यह कहानी गांव में मशहूर हो गई। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे अकलर ने सभी को सिखाया कि अक्लमंदी केवल सोचने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में है। गधा, जो पहले एक साधारण पशु माना जाता था, अब गांव का प्रतीक बन गया। लोग उसे अक्ल का खजाना कहने लगे। इस कहानी के जरिए हमें समझ आता है कि अक्ल का सही इस्तेमाल ही इंसान और उसकी जिंदगी की असली सफलता है। कहानी 3। खोजा को कुछ काजियों के फैसले सुनाने के ढंग से बहुत शिकायत थी। वे ऐसे काजी थे जो मामले को पूरा सुने बिना ही फैसला सुना देते थे। कोई कसूरवार है या नहीं, यह जानना गवारा नहीं करते थे। हालांकि खोजा की कोशिश यही रहती थी कि वह जब भी किसी काजी के पास किसी गरीब का मुकदमा लेकर जाए तो उस गरीब के साथ अन्याय न होने पाए, लेकिन ऐसे काजियों की अदालत में खोजा को मायूसी ही हाथ लगती थी।
उस गरीब आदमी से ज्यादा दुखी तब खोजा होता है। एक बार तो खोजा पर बहुत बुरी बीती। खोजा सड़क पर चला रहा था। अचानक एक पत्थर से ठोकर लगी और वह मुंह के बल जा गिरा। खोजा चिढ़कर उस पत्थर से बोला, उल्लू के पट्टे मैं तुझे 1000 बार कोसता हूं। संयोग से एक रईस का लड़का वहां से गुजर रहा था। उसने सोचा कि खोजा उसी को कोस रहा है। घर पहुंचकर उसने अपने पिता से कहा, रस्ते में खोजा ने मुझे बेवजह 1000 बार कोसा है। यह सुनते ही उसके रईस पिता को तैश आ गया। उसने न तो अपने बेटे से पूरा वाकया सुनना जरूरी समझा, न खोजा से जाकर पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। वह हवेली से निकल सीधा काजी की अदालत में पहुंचा और खोजा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। काजी ने अपनी आदत के अनुसार रईस की शिकायत सुने बिना ही खोजा को बुलाने संदेशवाहक भेज दिया। खोजा खाजी की अदालत में पहुंचा। उसके पहुंचते ही बिना खोजा का पक्ष सुने काजी ने उस पर चांदी के आधे सिक्के का जुर्माना कर दिया। खोजा अपनी याद में उस रईस से कभी मिला तक नहीं था, इसलिए उसकी शान में कोई गुस्ताखी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसलिए खोजा ने पूछा, मेरा कसूर क्या है? रईस ने बताया, तुमने आज सुबह मेरे बेटे को किसी बात के लिए 1000 बार कोसा है। ओह, तो ये बात है। पर मैंने तो पत्थर को कोसा था। खोजा ने याद करते हुए कहा, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम फौरन जुर्माना भरो। काजी ने खोजा को आदेश दिया। खोजा ने जेब से निकलकर चांदी का एक सिक्का मेज पर फेंक दिया और काजी से बोला, 1000 बार कोसने का जुर्माना अगर सिर्फ आधा चांदी का सिक्का है तो मैं पूरा सिक्का देता हूं। बकाया रकम मुझे लौटाने की जरूरत नहीं है। इसके बदले मैं 1000 बार तुम्हें कोसता हूं। कहानी 4। ईद का त्योहार पास आ रहा था। शहर के हर कोने में चहल पहल थी। बाजारों में भीड़, मस्जिदों में तैयारियां और घर घर में पकवानों की खुशबू फैल रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन, जो अपनी चतुराई और विचित्र हरकतों के लिए प्रसिद्ध थे, अपने गधे के साथ खड़े यह सब देख रहे थे। मुल्ला, उनके पड़ोसी करीम ने पूछा, क्या तुम इस बार ईद के लिए कोई खास तैयारी कर रहे हो? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, करीम भाई, मेरी हर तैयारी खास होती है, पर इस बार मैं कुछ ऐसा करूंगा जो पूरे शहर को याद रहेगा। मुल्ला ने घोषणा की कि इस बार वे ईद के दिन अपने गधे के साथ कुछ विशेष करने वाले हैं। लोग हैरान थे। आखिर ईद और गधे का क्या संबंध? मुल्ला, तुम हर बार कुछ अजीबोगरीब करते हो, एक बुजुर्ग ने कहा। ईद अल्लाह का त्योहार है और गधा तुम्हारा पालतू। यह कैसे जुड़ता है? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इंतजार कीजिए, सब कुछ समय पर पता चल जाएगा। ईद की सुबह लोग नमाज पढ़ने के बाद मुल्ला के घर की ओर जुटने लगे। मुल्ला नसीरुद्दीन सफेद कुर्ता पजामा पहने, सर पर साफा बांधे तैयार थे। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि उनका गधा भी पूरी तरह सजा धजा था। गधे को रंग बिरंगे कपड़ों और सुनहरी घंटियों से सजाया गया था। उसकी पीठ पर एक लाल मखमली कंबल बिछाया गया था। मुल्ला, अब बताओ कि तुम क्या करने वाले हो? एक युवक ने उत्सुकता से पूछा। सब्र करो, मुल्ला बोले। ईद सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं, बल्कि सीखने और सिखाने का भी त्योहार है। मुल्ला ने गधे की लगाम पकड़ी और शहर की सड़कों पर निकल पड़े। उनके पीछे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की भीड़ थी। मुल्ला ने रास्ते में हर किसी से पूछा, क्या तुम खुश हो? कुछ ने कहा, हाँ, बहुत खुश हैं, ईद का दिन है। और कुछ ने कहा, बस खुशियां थोड़ी अधूरी हैं, खर्चे बढ़ गए हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सबकी बात सुनी और चलते रहे। गधे के साथ इस अनोखी परेड को देखकर हर कोई हंस रहा था,
मगर उनके चेहरे पर एक सवाल भी था, मुल्ला का उद्देश्य क्या है। शाम तक मुल्ला नसीरुद्दीन शहर के चौक पर पहुंचे। वहां एक बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। मुल्ला ने गधे को खड़ा किया और बोले, भाइयों और बहनों, आज मैंने आपसे यह जानने की कोशिश की कि क्या आप वाकई खुश हैं। ईद का मतलब सिर्फ नए कपड़े पहनना और मीठा खाना नहीं है। यह हमें सिखाती है कि खुशी बांटने से बढ़ती है। हम अपने त्योहारों को दिखावे का जरिया बना रहे हैं। गधे को सजाने का मेरा मकसद यह था कि आपको दिखाऊं कि खुशियां दिखावे से नहीं आती। अगर यह गधा सजने के बाद भी गधा ही है, तो क्या इंसान महज दिखावे से बेहतर हो सकता है। लोग इस बात पर सोच में पड़ गए। तो मुल्ला ने हंसते हुए कहा, इस ईद पर दूसरों की मदद करें। जो जरूरतमंद हैं, उनकी सहायता करें। यह गधा भी खुश है क्योंकि इसे आज प्यार मिला, और हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। मुल्ला की यह बात सुनकर लोग उनके प्रति सम्मान से भर गए। उन्होंने आपस में मिलकर एक बड़ा भोज आयोजित किया, जहां गरीबों और जरूरतमंदों को भी बुलाया गया। इस ईद पर मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने अनोखे तरीके से पूरे शहर को यह सिखा दिया कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करने में है। और उनका गधा, जो दिन भर का हीरो बन चुका था, शाम को भीड़ के बीच खड़ा मुस्कुरा रहा था, या शायद ऐसा सबको लग रहा था। सीख। मुल्ला नसीरुद्दीन की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशियां केवल अपने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ईद और हर त्योहार का असली मकसद आपसी भाईचारे और मदद का जश्न मनाना है। कहानी 5। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में नसीरुद्दीन रहते थे। वह गांव के सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति थे। नसीरुद्दीन ने बहुत से लोगों की मदद की थी और उनके पास अजीबोगरीब सवालों के समाधान थे। गांव के लोग उन्हें सलाह देने के लिए आते थे और वे हमेशा हंसते हंसते सही जवाब देते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो नसीरुद्दीन के लिए भी चुनौती बन गया। गांव के पास एक बड़ा राजमहल था और राजा का नाम था राजा अख्तर। राजा अख्तर को अपनी बुद्धि पर बड़ा गर्व था और वह हमेशा नए नए सवालों से लोगों को उलझाते रहते थे। एक दिन राजा ने नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलाया और उनसे एक सवाल पूछा। नसीरुद्दीन, राजा ने कहा, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, और अगर तुम इसका सही जवाब नहीं दे सको तो तुमसे मेरी कुछ जमीनें ले ली जाएंगी। नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, राजा साहब, आप मुझसे जो सवाल पूछेंगे मैं उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने एक बड़ी किताब से कुछ पंक्तियां पढ़ी और फिर बोले, मेरे पास यह किताब है जिसमें सब कुछ लिखा है। मेरी एक समस्या है, अगर मैंने इस किताब को उल्टा पढ़ा तो क्या उसमें लिखी बातें उल्टी हो जाएंगी। यह सुनकर नसीरुद्दीन थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। राजा ने सोचा, अब यह मुझसे क्या जवाब देगा। नसीरुद्दीन ने राजा की ओर देखा और मुस्कराते हुए कहा, राजा साहब, अगर आप किताब को उल्टा पढ़ेंगे तो उसमें लिखी बातें उल्टी नहीं होंगी, क्योंकि किताब में जो लिखा है वह शब्दों का सच है। आप जैसे ही किताब का रुख बदलेंगे, शब्द वैसे ही पढ़े जाएंगे, लेकिन उनका अर्थ वही रहेगा। राजा ने हैरान होकर पूछा, तो इसका मतलब क्या है? क्या तुम यह कह रहे हो कि इस किताब के शब्दों का कोई उल्टा अर्थ नहीं है? नसीरुद्दीन ने धीरे से कहा, नहीं राजा साहब, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उन शब्दों को किस तरह समझते हैं। अगर आप उल्टा सोचेंगे तो हो सकता है कि उन शब्दों का अर्थ उल्टा लगे, लेकिन किताब तो वही रहती है, सिर्फ आपका दृष्टिकोण बदलता है। राजा अख्तर को यह जवाब कुछ समझ नहीं आया। उसने सोचा कि नसीरुद्दीन ने बखूबी बात की है, लेकिन क्या यह वास्तव में सच था?
तो तुम यह कह रहे हो कि मैं सिर्फ किताब के शब्दों को उल्टा पढ़कर उनका अर्थ बदलने का प्रयास कर रहा था? राजा ने पूछा। जी हाँ, नसीरुद्दीन ने कहा, जब आप किताब को उल्टा पढ़ते हैं तो वह आपकी सोच को उल्टा कर देती है, न कि शब्दों को। राजा अख्तर को समझ में आ गया कि नसीरुद्दीन ने सच्चाई को बड़ी सरलता से समझाया था। वह हैरान रह गए और उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम सचमुच बहुत चतुर हो। तुम्हारी बातों से मैंने एक नया दृष्टिकोण पाया है। राजा ने नसीरुद्दीन को उसकी समझदारी के लिए इनाम दिया और साथ ही यह निर्णय लिया कि अब वह अपनी सभी समस्याओं को हल करने के लिए नसीरुद्दीन से राय लिया करेंगे। गांव में नसीरुद्दीन की प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। लोग उनसे मदद मांगने के लिए दूर दूर से आने लगे। नसीरुद्दीन ने भी अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया, लेकिन हमेशा यह याद रखा कि हर समस्या का समाधान सरलता और समझदारी से निकलता है, न कि जटिलता से। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या को समझने के लिए हमें सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हम जिस दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, वही हमें सही समाधान तक पहुंचाता है। कभी कभी सबसे सरल समाधान ही सबसे प्रभावी होता है और हमें उसे अपनाने में संकोच नहीं करना चाहिए। कहानी 6। एक दिन गांव में अजीब सी घटना घटी। गांव के पास एक बड़ा और घना जंगल था, जहां बहुत से लोग लकड़ी काटने और घास इकट्ठा करने जाते थे। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने शिकायत की कि कोई अजनबी जंगल में घुसकर उन्हें परेशान कर रहा है और उनका सामान चुरा रहा है। गांव के लोग परेशान हो गए थे और यह निर्णय लिया कि इस समस्या को हल करने के लिए होजा की मदद ली जाए। होजा ने सुना और वे बिना समय गवाए जंगल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि कोई अजनबी नहीं था, बल्कि एक पुराने पेड़ के नीचे बैठा एक बंदर गांव वालों का सामान ले जा रहा था। होजा ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और सबसे पहले बंदर को डराया ताकि वह भाग जाए। फिर उन्होंने गांव वालों को बताया कि यह समस्या किसी अजनबी के नहीं, बल्कि एक बंदर के कारण थी। अब गांव वाले क्या करेंगे? भाग 2, गांव का न्याय। गांव में चर्चा शुरू हुई। कुछ लोग चाहते थे कि बंदर को पकड़कर सजा दी जाए, जबकि कुछ का मानना था कि यह बंदर एक अनजानी स्थिति में था। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि होजा को इस मामले का समाधान ढूंढने के लिए कहा जाए। होजा ने सबको बुलाया और कहा, हम बंदर को सजा क्यों दें? वह केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, जैसे हम सब करते हैं। हमें अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक गांव वाला उठ खड़ा हुआ और बोला, तो फिर हमें अपनी मेहनत का सामान बंदर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? होजा मुस्कुराए और बोले, सामान की सुरक्षा के लिए हमें बंदरों से नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी से लड़ने की जरूरत है। अगर हम अपने सामान को खुले में छोड़ देंगे तो ऐसे और घटनाएं होंगी। हमें अपनी चीजों को सही तरीके से सुरक्षित रखना चाहिए। गांव वाले समझ गए कि समस्या केवल बंदर नहीं था, बल्कि उनकी असावधानी थी। वे सब एकजुट हो गए और अब वे जंगल में सामान रखने के नए तरीके अपनाने लगे। भाग 3, होजा का उत्तर। कुछ दिन बाद गांव में एक और समस्या उठी। एक व्यापारी ने गांव में आकर अपना सामान बेचने का प्रस्ताव रखा, लेकिन व्यापारी ने दावा किया कि उसके सामान की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, जबकि कुछ लोग यह मानते थे कि वह धोखाधड़ी कर रहा था। गांव में चर्चा शुरू हो गई और लोग असमंजस में थे। अब क्या किया जाए? होजा ने व्यापारी से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी माल की गुणवत्ता की परख हमें अपने तरीके से करनी होगी। क्या तुम हमें एक उदाहरण दे सकते हो? व्यापारी ने अपनी थैली से एक सामान निकालकर होजा के सामने रखा और कहा, यह है सबसे बेहतरीन माल। होजा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, तो ठीक है,
मैं इस माल को खरीदता हूँ, लेकिन मुझे इसे कुछ दिनों के लिए देखना है। अगर यह सच में अच्छा माल है तो मुझे इसकी कीमत वसूल होगी। व्यापारी ने हिचकते हुए सहमति दी। कुछ दिनों बाद खोजा ने व्यापारी से कहा, यह माल तो बिल्कुल सामान्य था, लेकिन तुम्हारी बिक्री की तकनीक बहुत प्रभावशाली थी। मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि कैसे एक अच्छे व्यापारी को पहचान सकते हो। यह सीखना अब मेरे लिए जरूरी है। व्यापारी ने इसका आशय समझा और उसने होजा से बात करने के बाद अपनी बिक्री शैली को सुधार लिया। निष्कर्ष, होजा की कहानी हमें यह सिखाती है कि समझदारी और हास्य का उपयोग कैसे समस्याओं को सुलझाने में किया जा सकता है। वह हर स्थिति को सरलता और समझदारी से देखते थे और उनका उद्देश्य हमेशा यह होता था कि वह गांव के लोगों को उनके असल मुद्दों से अवगत कराएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करें। कहानी का सार यह है कि हमें जीवन की समस्याओं को समझने के लिए पहले अपने दृष्टिकोण को सही करना होगा, और कभी-कभी जो समस्याएं हमें बड़ी लगती हैं, वे केवल हमारी असावधानी और दृष्टिकोण की गलतियां होती हैं। कहानी 7। नसीरुद्दीन होजा एक छोटे से गांव के साधारण लेकिन अनोखे व्यक्ति थे। उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अपनी अजीबोगरीब हरकतों और हास्यपूर्ण उत्तरों के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। एक दिन होजा अपने घर के बाहर खड़े थे और आसमान की ओर देख रहे थे। अचानक एक व्यापारी उनके पास आया और बोला, होजा बाबा, मुझे आपके पास एक प्रश्न है। होजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या सवाल है? व्यापारी ने गंभीरता से कहा, मैंने सुना है कि आप हर सवाल का उत्तर जानते हैं। मुझे यह बताइए कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? होजा कुछ देर सोचने के बाद बोले, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि कोई भी रहस्य नहीं है। व्यापारी चौंका, क्या? आपको यह कैसे कह सकते हैं? होजा हंसते हुए बोले, जब तुम इसे समझ जाओगे तब तुम देखोगे कि तुमने जो सवाल पूछा था वह खुद ही एक रहस्य बन गया है। और जब तुम रहस्य को ढूंढने की कोशिश करते हो तब तुम्हें वह कहीं नहीं मिलेगा। व्यापारी असमंजस में पड़ गया, लेकिन होजा ने उसे कोई और जवाब नहीं दिया। वह व्यापारी चला गया, लेकिन होजा का जवाब उसके दिमाग में घूमता रहा। कुछ दिन बाद होजा गांव के किनारे स्थित एक नदी के पास बैठकर चाय पी रहे थे। तभी एक दूसरा व्यक्ति आया और कहा, होजा, मैं एक यात्रा पर जा रहा हूं। मुझे रास्ता बताइए। मैं बहुत दूर तक जाना चाहता हूं। होजा ने चाय का कप रखा और कहा, तुम कहाँ जाना चाहते हो? व्यक्ति ने उत्सुकता से कहा, मैं दूर उत्तर में उस पहाड़ी पर जाना चाहता हूं। सुना है वहां एक अद्भुत चीज है। होजा ने सिर झुकाकर सोचा, फिर बोले, तुम अगर सच में जाना चाहते हो तो तुम्हें पहले इस गांव के बाजार में जाकर एक लकड़ी की छड़ी खरीदनी होगी। फिर तुम उस छड़ी को अपने सामने रखें और देखते जाओ कि क्या होता है। व्यक्ति ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या मतलब हुआ? क्या मुझे छड़ी से ही रास्ता मिलेगा? होजा मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम्हें रास्ता खुद ही तय करना होगा, लेकिन उस छड़ी को ध्यान से देखना। वह तुम्हारी यात्रा का साथी होगी। व्यक्ति असमंजस में था, लेकिन फिर भी उसने होजा की सलाह मानी और बाजार में जाकर एक लकड़ी की छड़ी खरीदी। कुछ समय बाद वह वापस आया, पूरी तरह से आश्चर्यचकित। होजा बाबा, आपने सही कहा था। मैंने छड़ी को देखकर रास्ता ढूंढ लिया। मेरी यात्रा पूरी हुई और मुझे वह अद्भुत चीज भी मिल गई। होजा ने चाय का एक और घूंट लिया और मुस्कुराते हुए बोले, कभी कभी हमें जो चीज हम ढूंढ रहे होते हैं वह पहले से हमारे पास होती है। सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत होती है। यह कहानी भी एक तरह से जीवन के सत्य को बताती है। हम हमेशा बाहर की चीजों की तलाश में रहते हैं,
लेकिन असल में वही चीज हमारे भीतर ही होती है। कुछ महीने बाद होजा के गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। गांव के लोग एकता और खुशी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। होजा को भी समारोह में बुलाया गया था। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सब लोग बहुत गंभीर थे। वे सब बड़ी गंभीरता से किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। होजा ने सोचा कि अब यहाँ कुछ अलग ही होना चाहिए। वह धीरे से मंच पर चढ़े और बोले, मैं जानता हूं कि आप सब बहुत गंभीर हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे मजेदार बात क्या है? सभी लोग उन्हें घूरते हुए देखने लगे। होजा मुस्कुराए और बोले, सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ हर कोई सोच रहा है कि वह सबसे महत्वपूर्ण बात जानता है, लेकिन असल में हम सभी एक जैसे हैं, मात्र एक व्यक्ति के विचार हैं। गांव वाले हंसी में फूट पड़े। होजा का यह विचार इतना सरल था, लेकिन उसने सभी को झकझोर दिया। जब लोग किसी गंभीर विषय पर सोचते हैं तो उन्हें कभी यह महसूस नहीं होता कि वे सब एक ही प्रकार के विचारों में बंधे हैं। होजा का यह सरल संदेश उनके दिलों में घर कर गया। समारोह के बाद होजा को एक और व्यक्ति ने आकर पूछा, होजा बाबा, आप हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको कभी डर नहीं लगता? होजा ने यह सवाल सुना और मुस्कुराते हुए कहा, डर से न डरना ही असली साहस है। अगर तुम डर से भागते हो तो तुम हमेशा उस डर में घिरे रहोगे, लेकिन अगर तुम डर का सामना करते हो तो तुम्हें यह समझ में आ जाएगा कि डर कोई चीज नहीं है, केवल एक ख्याल है। व्यक्ति यह सुनकर हैरान रह गया और समझ गया कि होजा की बातें कितनी गहरी होती हैं। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में जो सबसे बड़ी बात होती है वह यह है कि हमें अपनी डर और संकोच को पहचानकर उनसे बाहर निकलना चाहिए। यह कहानी नसीरुद्दीन होजा के हास्यपूर्ण और दार्शनिक अंदाज को दर्शाती है। होजा के अनुभवों से यह संदेश मिलता है कि जीवन में साधारण और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर हम कठिन समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कहानी 8। नसीरुद्दीन होजा, जो मुला नसीरुद्दीन के नाम से प्रसिद्ध हैं, एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका जीवन हंसी ठिठोली और अजीबोगरीब घटनाओं से भरा हुआ था। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गांव के राजकुमार को एक बहुत महत्वपूर्ण काम सौंपा गया है और वह किसी महान व्यक्ति से सलाह लेने के लिए किसी ज्ञानी व्यक्ति की तलाश कर रहा है। राजकुमार ने गांव में सबसे बड़े ज्ञानी व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया। गांव वाले जान चुके थे कि नसीरुद्दीन ही इस श्रेणी में आते हैं, हालांकि उनकी अजीब आदतें और विचित्रता लोगों को अक्सर भ्रमित करती थीं। राजकुमार ने नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलवाया और उनसे कुछ ज्ञान की उम्मीद की। नसीरुद्दीन महल में पहुंचे और राजकुमार से मिलने के बाद उन्होंने कहा, आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? राजकुमार ने गंभीरता से कहा, मुझे ऐसा कोई एक सवाल चाहिए जिसका उत्तर जानने से मेरे सभी फैसले सही हो सकें। नसीरुद्दीन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, राजकुमार, यदि आप मेरे सवाल का जवाब सही से दे सकें तो आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा सवाल? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बताइए, कौन सा बड़ा पहलू है, सूर्य या चांद? राजकुमार ने आश्चर्यचकित होकर उत्तर दिया, सूर्य, क्योंकि वह दिन भर आकाश में चमकता है, जबकि चांद तो रात को ही दिखता है। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, तो क्या आप कहते हैं कि सूरज ही सबसे महान है? राजकुमार ने सिर हिलाया, हाँ, बिल्कुल। नसीरुद्दीन ने कहा, यदि सूर्य महान है तो आप यह क्यों नहीं समझते कि सूर्य बिना चांद के अधूरा है? रात के अंधेरे में चांद ही हमें रास्ता दिखाता है और यह हमारी यादों का साथी बनता है। दिन का जो महत्व है वही रात में चांद का है। राजकुमार ने नसीरुद्दीन की बातों पर गौर किया
और उन्हें समझ में आया कि किसी भी चीज का वास्तविक मूल्य उसके संदर्भ और स्थिति में ही होता है। यह ज्ञान उसे अपने फैसलों में मददगार साबित हुआ। नसीरुद्दीन ने फिर राजकुमार को सलाह दी, यह सही है कि हमें महानता की पहचान केवल अपने दृष्टिकोण से नहीं करनी चाहिए। सही निर्णय तभी हो सकते हैं जब हम हर पहलू को समझें और उसे उसके सही स्थान पर रखें। राजकुमार ने नसीरुद्दीन का धन्यवाद किया और उनसे एक और प्रश्न पूछा, मुला, आप हमेशा ऐसी बातों में क्यों उलझे रहते हैं? आप तो कभी गंभीर नहीं दिखते। नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, राजकुमार, जीवन बहुत गंभीर है, लेकिन अगर हम हर चीज को गंभीरता से लेंगे तो हमारी मानसिकता जल्द ही बोझिल हो जाएगी। हंसी और मुस्कान जीवन को हल्का बनाती है और यही जीवन का असली सुख है। राजकुमार ने नसीरुद्दीन से बहुत कुछ सीखा और जीवन के कई पहलुओं को नए नजरिए से देखा। इस प्रकार नसीरुद्दीन ने न केवल उसे ज्ञान दिया बल्कि जीवन के मजे को भी समझाया। कहानी 9। मुला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। वे न केवल विद्वान थे बल्कि अपनी चतुराई और हंसी ठाकों के लिए भी प्रसिद्ध थे। एक दिन गांव में एक बड़ा अवसर आया। गांव के राजा ने एक बड़ा दान देने का ऐलान किया था। जो भी व्यक्ति सबसे अच्छे तरीके से किसी समस्या का हल निकालेगा, उसे वह पुरस्कार मिलेगा। मुला नसीरुद्दीन के साथ सभी लोग वहां आए थे और हर किसी को यही उम्मीद थी कि वह पुरस्कार नसीरुद्दीन ही जीतेंगे। राजा ने सभी गांव वालों को एक कठिन सवाल दिया, मैंने सुना है कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के बारे में कोई एक सिद्धांत, एक ऐसा उसूल जो हमेशा उसके लिए सही हो, जानना चाहिए। तुम्हें मुझे यह बताना है कि उसूल क्या है और तुम उसे क्यों मानते हो? गांव वाले एक एक कर सामने आए और उन्होंने विभिन्न प्रकार के जवाब दिए। कुछ ने कहा कि सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि कुछ ने सहनशीलता और कुछ ने ईमानदारी की बात की। सभी के जवाब राजा को पसंद आए, लेकिन मुला नसीरुद्दीन ने खुद को एक सिरे से अलग रखा। वह राजा के सामने खड़े हुए और अपने उत्तर की तैयारी में लगे। राजा ने कहा, मुला नसीरुद्दीन, तुम्हारा क्या उत्तर है? मुला नसीरुद्दीन मुस्कराए और कहा, मेरे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उसूल है हंसी। राजा थोड़ा चौंका और साथ ही वह यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि मुला नसीरुद्दीन का उत्तर क्यों था। उन्होंने पूछा, क्या तुम इस उसूल को सही मानते हो? क्या यह सच में किसी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हो सकता है? नसीरुद्दीन ने अपनी बात समझानी शुरू की, देखिए, जीवन में जितने भी संघर्ष होते हैं, समस्याएं होती हैं, उनके बीच हमें हंसी को नहीं छोड़ना चाहिए। हंसी वह चीज है जो हमें हर हालात में उम्मीद और आत्मविश्वास देती है। सच्चाई, ईमानदारी और सहनशीलता जरूर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि आप जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी हंसी को नहीं छोड़ते, तो यही वह तरीका है जो आपको सफलता और शांति दिला सकता है। राजा ने नसीरुद्दीन की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, क्या तुम मुझे इसका कोई उदाहरण दे सकते हो जिसमें यह सिद्धांत सही साबित हुआ हो? नसीरुद्दीन ने एक हंसी के साथ कहा, बिल्कुल। फिर वह अपनी कहानी सुनाने लगे। एक दिन मुझे पता चला कि गांव के बाहर एक व्यापारी आ रहा है जिसने अपनी सभी संपत्ति खो दी थी। वह बहुत परेशान था और अपने भाग्य को कोसते हुए शोक मनाने आया। जब मैं उसे देख रहा था तो मैंने उसे कहा, क्या तुम अपनी सारी परेशानी को छोड़कर थोड़ी देर के लिए हंसी में नहीं बदल सकते? व्यापारी ने पहले तो मुझे अजीब नजर से देखा, लेकिन फिर उसने मुझसे पूछा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरी सारी संपत्ति चली गई और तुम हंसी की बात कर रहे हो। मैंने कहा, सच में तुम्हारी परेशानी बड़ी है, लेकिन अगर तुम इस क्षण को हंसी के साथ नहीं देख सकते तो क्या फायदा? कुछ समय बाद वह व्यापारी हंसी में झूम उठा और फिर उसने कहा, मुला, तुम सही कहते हो।
जब मैं हंसी के बारे में सोचता हूँ तो मेरी सारी चिंता और तनाव गायब हो जाता है और फिर मुझे समझ में आता है कि मेरी समस्याएं केवल मेरे सोचने का तरीका थीं। राजा ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने बहुत सही कहा मुल्ला नसीरुद्दीन। जीवन में हंसी की ताकत को समझना भी एक बड़ा सीखने का तरीका है। नसीरुद्दीन मुस्कराए और कहा, यह कोई असामान्य बात नहीं है राजा। यह एक साधारण सा तरीका है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। राजा ने पुरस्कार घोषित किया और मुल्ला नसीरुद्दीन को सम्मानित किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि राजा ने अपने जीवन में भी हंसी को अपनाया और सबको यह समझाया कि जीवन में संतुलन बनाए रखना जरूरी है, कभी गंभीर और कभी हंसी से भरपूर। यह कहानी न केवल हास्य की शक्ति को प्रदर्शित करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि जीवन के कठिन क्षणों में हमें खुद को हल्का और सकारात्मक रखने की आवश्यकता है। कहानी 10। एक दिन नसीरुद्दीन अपने गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था जब अचानक गांव के बादशाह का सैनिक आया और उसे दरबार में बुलाया। सैनिक ने कहा, बादशाह ने तुम्हें दरबार में बुलाया है। वह तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते हैं। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर बादशाह ने मुझे बुलाया है तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ आने की आवश्यकता नहीं है। मुझे अकेले ही जाने दो। सैनिक चौंका, लेकिन उसने नसीरुद्दीन को बादशाह के पास भेज दिया। दरबार में पहुंचने पर नसीरुद्दीन ने देखा कि बादशाह और दरबार के मंत्री गंभीर रूप से कुछ सोच रहे थे। बादशाह ने नसीरुद्दीन से कहा, तुमसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर तुम सही जवाब दे सको तो तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, लेकिन अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा। नसीरुद्दीन ने कहा, मैं तैयार हूं बादशाह महो। बादशाह ने पहला प्रश्न पूछा, अगर आकाश का रंग नीला है तो धरती का रंग क्या है? नसीरुद्दीन ने जवाब दिया, धरती का रंग हरा है क्योंकि यह घास से ढकी हुई है। बादशाह ने सिर झुका लिया और फिर दूसरा सवाल पूछा, अगर एक आदमी एक गांव में प्रवेश करता है और वह जानता नहीं है कि गांव के लोग कौन हैं, तो वह कैसे जान सकता है कि कौन सा आदमी गांव का मुखिया है? नसीरुद्दीन ने चुटकी ली, वह आदमी वही है जो सबसे ज्यादा घबराया हुआ है, क्योंकि वह जानता है कि अगर गांव में कोई समस्या है तो उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। बादशाह और मंत्री दोनों मुस्कराए, लेकिन तीसरा प्रश्न और कठिन था। बादशाह ने पूछा, किसी आदमी को इतना ज्ञान हो कि वह हर सवाल का उत्तर दे सके तो क्या वह अज्ञानी हो सकता है? नसीरुद्दीन ने एक पल सोचा और कहा, वह अज्ञानी हो सकता है अगर वह यह नहीं समझता कि हर जवाब के पीछे और भी सवाल हो सकते हैं। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं, बल्कि यह है कि हम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। बादशाह ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तुमने सही जवाब दिया नसीरुद्दीन। तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें चौंका दिया है। तुम सच में एक महान व्यक्ति हो। नसीरुद्दीन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह महोब, मेरा काम तो सिर्फ सवालों को समझने और उनका सही तरीका से जवाब देने का है। यह ज्ञान का खेल नहीं, बल्कि जीवन का खेल है। बादशाह ने खुशी से नसीरुद्दीन को इनाम दिया और वह खुशी खुशी अपने गांव लौट आया।